सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि संविधान है क्या, जिसकी हम चर्चा करें और उसके बारे में हमको पता ना हो तो चर्चा। अब संविधान आया, हमारे किसी महापुरुष ने लिखा और हमने संविधान का लाभ जब जान जाने लगा, संविधान का नुकसान होने लगा, संविधान को बचाने का, या बहुत सारे लोगों ने संविधान की बचाने की बहुत सारी संस्थाएं खोल ली या उस काम में लगे। पर संविधान है क्या बेसिकली? क्योंकि जब तक ये बात क्लियर ना हो कि संविधान क्या है, संविधान जो शाब्दिक संविधा और वी का मतलब होता है विशेष, धा का मतलब होता है धारण। प्राकृतिक रूप से हर वस्तु, हर पदार्थ, एक एक कण कुछ ना कुछ गुण धारण करता है प्राकृतिक रूप से, और विशेष रूप से अगर धारण करे तो फिर उसको बोलते हैं विधा, यानी विशेष रूप से धारण। और अगर वो समानता के आधार पर धारण करे, यानी कि सारी प्राकृतिक चीजों को एक साथ देखे, ना किसी को छोटा ना बड़ा, तो हम उसको बोलते हैं संविधा, यानी विशेष रूप से धारण करता है समानता के साथ। और अगर बाद में ण लगा दे या न लगा दे तो नाउन बन जाता है, तो हो जाता है संविधान या संविधान। ये शाब्दिक अर्थ है। इसका जो उल्टा होता है वो होता है विसंविधान, यानी सम ना हो के वो विषम होगा, ऊंच नीच पे आधारित होगा। पर भारत में कोई विषम संविधान नहीं बोलता अपने किसी खराब संविधान को या विषम संविधान को, पकड़ा जाएगा। तो संविधान बेसिकली बनता कैसे है? क्योंकि 4200 के करीब मतांतर, ग्रुप, उनके चलने के तरीके, उनकी पद्धति पूरे दुनिया के अंदर है। वो नियमावली उनकी चलती रहती है, नियम के आधार पे कुछ लिखित है, कुछ लिखित नहीं है, कुछ मौखिक है, कुछ मौखिक भी नहीं है, कुछ नेचुरल है, वो चलते रहते हैं। उसमें कुछ संविधान है, कुछ उसमें विषम विधान है, पर धारण होता है। तो यहां जो भारत के अंदर है, संविधान कोई पहला संविधान है नहीं जो लिखित में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इसको बहुत मेहनत करके लोगों से बनाया, तो क्या किया बेसिकली? बाबा साहब अम्बेडकर पुरानी सारी जानकारी लेने के बाद में ये जान गए थे कि हमको समानता चाहिए, हमको अधिकार चाहिए जो समानता से मिलते हैं। तो बहस जब होती थी तो बहस ये एक समानता वाली बात को सब लोगों से मान्य करवाए। वहां जितने भी लोग थे, जो सभा में थे, 3 साल तक जो लोग बैठे थे, तो वो कोई बात रखी जाती थी, कोई प्रस्ताव आता था, उस प्रस्ताव में लोगों की मान्यता चाहिए, यानी वो लोग उस बात को माने जो प्रस्ताव रखा गया है, उस पर बहस करें, उसमें जो अच्छा निकले, जो सबकी सहमति से निकले, वो बात उसमें आए। तो इसका मतलब बात रखने के लिए मान्यता चाहिए। यानी संविधान जो आज हमारे पास है भारत के अंदर, उसमें जो बातें लिखी हैं वो बातें पहले प्रस्ताव के रूप में आई है, फिर उस पे पूरे देश के जो प्रतिनिधि आए हैं उनकी मान्यता की मोहर लगी। वो बहुमत से लगी है। बहुत से लोग हो सकता है कि उस मान्यता को ना मानते हो सकता है उस समय 49% लोग ना मानते हो, पर 51% लोगों ने उस मान्यता को माना और अपना सिग्नेचर किया कि हम इस मान्यता को मानते हैं। यानी कि जो बात उसमें लिखी गई है वो उस सभा द्वारा मान्य थी, और वो सभा सुप्रीम सभा थी, जो संवैधानिक सभा थी, जो बना रही थी उसको। तो पूरे देश के प्रतिनिधियों ने उस बात को माना। तो मान के मौखिक भी हो सकती थी, पर मौखिक के जमाने चले गए, इसलिए उसको कहा कि लिखित में इसको लिख दो कि ये बात इतने सारे लोगों ने मानी, इसके ऊपर सहमति है, उसको बोला गया
दुनिया में ऐसे देश भी हैं आजकल जहां लिखित में नहीं होता, यानी संविधान तो है उनका, पर उनका रूल्स के ऑर्डर चलते रहते हैं, कोई लिखित में किताब नहीं है। बहुत सारे देश हैं ऐसे, और बड़े बड़े देश हैं और बड़े पावरफुल देश है जहां लिखित में कोई संविधान है ही नहीं, वहां ऐसे ही चलता है, क्योंकि मान्यता के ऊपर बात है। लिखित है या मौखिक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो बात एक रखी गई है, उस बात को उस देश के लोग, सारे लोग मान्यता देते हैं या नहीं देते। यानी संविधान जो है वो मान्यताओं का दस्तावेज है। आप संविधान यहां से जाने वाले थे और अंग्रेज को खुशी से उनके घुटने टूट गए। पूरी दुनिया में जो उनकी कॉलोनीज थी, जहां जहां वो राज करते थे, वहां वहां सब जगह उनको घाटे उठाने पड़े। सारा पैसा उनका युद्ध में चला गया, लोग उनके मारे गए। और इधर उन राज किया, यहां भी किया। तो वो आए थे किनके सहारे? जो लोग राज करते थे उनके सहारे वो आए। और जो लोग राज करते थे उन लोगों ने कभी हमारे लिए समानता की बात नहीं की। वो लोग जो पावरफुल लोग थे उनको दरबार में हाजिर करते थे, दरबार में वो साझेदार रहते थे। सरकारों में, चाहे वो मुगलिया सल्तनत हो या कोई भी सल्तनत हो, वहां वो बाकायदा हिस्सेदार रहते थे। पर हम हिस्सेदार नहीं थे। हम हिस्सेदार होते तो झगड़ा तभी हो जाता मुगलों के समय, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको सत्ता चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको संसाधन चाहिए देश के। इसलिए वो पावरफुल लोगों से हाथ मिला लेते हैं, कहते तुम भी खाओ और हम भी खाएं। और खाएंगे किसका? जो शोषित होगा, जो गरीब होगा। तो मुगलों के समय तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर जब इंग्लिश लोग आ गए यहाँ पर, पोर्चुगीज लोग आ गए यहाँ पर, कुछ फ्रांसीसियों ने कॉलोनी बनानी शुरू की, तो मुगलिया सल्तनत जाने लगी। तो जाने लगी तो उन्होंने जो उनके पार्टनर थे उनको भड़का दिया कि आप इन अंग्रेजों का, इन जो ये यूरोपियन लोग हैं, इनका सहायता ना करो। तो उनको काम चलाना था, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करके और हमारी तरफ जो लोग दबे कुचले और बेसहारा और जो बिखरे हुए लोग थे और जो अनपढ़ हो चुके थे उस समय तक, उनको उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ राइट्स देने शुरू किए। पर वो खुशी से नहीं दिए। अगर वो खुशी से देते तो पहले दिन दे देते, खुशी से कोई नहीं देता। उन्होंने अपना काम निकालने के लिए एक बैलेंस से बबड़ उनके अगेंस्ट में मिल रहा है, कुछ काम मिल रहा है, हथियार भी उठाने के लिए मिल रहे हैं और हमारी जानकारी भी बढ़ रही है। ये फायदा हुआ और अंग्रेज चले गए, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो हार गए और देश की हालत खराब हो गई। इधर चूंकि हमको अधिकार मिलने लगे, इसलिए बबड़ को परेशानी होने लगी, वो विद्रोह में आने लगी और विद्रोह भी हमसे ही करवाया। तो जाते जाते सारी दुनिया में जब कोई शासक को, किसी देश को, किसी राज्य को, किसी कंट्री को, किसी ऑफिस को, किसी बिजनेस को, किसी ऐसी चीज को जो उसकी होती है उसको छोड़ना पड़ता है, तो रायता बिखेर देता है। हम तो जा रहे हैं, पर इनके लिए झगड़ा पैदा कर दो, क्योंकि हमें यहाँ से भागना पड़ रहा है, हमारी यहाँ इंसल्ट हो रही है, हमारा यहाँ से अधिकार जा रहा है। तो सारी दुनिया और भारत में उन्होंने संविधान को बनाने की, एक लागू करने की एक कंडीशन डाल दी। और उसमें उन्होंने वहां जो अधिकार हमें मिले थे, बाबा साहब जिनके लिए लड़े, वो उन्होंने दे दिए, क्योंकि वो तो जा रहे हैं, वो दे दो। और बाद में वो गांधी ने नहीं माने, इसलिए उन्हें कोई फर्क पड़ता भी नहीं। चाहते तो वो कह सकते थे, पर उन्हें कोई फर्क पड़ता भी नहीं, क्योंकि उनका काम हो गया। वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी हालत में नाराज नहीं करना चाहते, खासतौर से पावरफुल आदमी को कोई नाराज नहीं करता। तो वो वहां से संविधान को लागू कराकर और वहां से निकल दिए। तो हमें कुछ राइट्स मिल गए, वहां पर राइट्स मिल गए। पर वो जो राइट्स हमें मिल गए, वो जो असमानता वाले लोग थे, उन्होंने कोई खुशी से राइट नहीं दिया हमको, क्योंकि असमानता वाले लोग समानता के राइट कभी दे ही नहीं सकते।
असमानता वाले लोग जो ऊंच नीच का करके फायदा उठाते हैं, वो समानता के राइट देके तो भूखे बढ़ जाएंगे। इसलिए मजबूरी में उन्होंने मान्यता तो दी कि हाँ ये नियम बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए, हम इनको मानते, पर लागू नहीं होने दिए, उसी दिन से लागू नहीं होने दिए। अगर वो लागू हो जाते तो आज आप यहाँ 228 लोग खड़े होकर ये ना कहते कि संविधान खतरे में है या नहीं है, या नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर लागू होने का पता कैसे चलता? क्योंकि वो जो सिस्टम आए, जो बाबा साहब लेके आना चाहते थे, सेकंड जो डबल इलेक्टोरेट डिक्टेट का था, वो तो कैंसिल हो गया। तो वहां तक हमारी वॉइस नहीं पहुंचती और हमारे लोग वहां बेकार हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर को ये पता था, पता तो सभी को है कि हमारी जो मेहनत थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर लेके आए, वो उसी समय बेकार हो चुकी थी। थोड़ा बहुत हमें मिला जिससे हम पढ़ लिख गए, या कहीं एक आध नौकरी मिला गई, थोड़े से लोगों के लिए, बाकी किसी के पास कुछ है भी नहीं। तो संविधान को वहां जो माना गया, वो असमानता से समानता में माना गया कि तुमको, जो असमानता वाले लोग हैं, तुमको समानता का संविधान भारत में मानना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने कहा मानो, क्योंकि उनको फायदा था। एक बात स्पष्ट रूप से सबको ध्यान रखना चाहिए कि चोर भी जो होते हैं वो बाहर चोरी करते हैं, पर वो ये चाहते हैं कि उनके चोरों में ईमानदारी से बंटवारा हो। यानी कि ईमानदारी सभी चाहते हैं, समानता सभी चाहते हैं, पर अपने लिए, औरों के लिए नहीं। वो अपने परिवार में समानता चाहते हैं, पर औरों के परिवार में नहीं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वो लोग बाहर के हैं, यहाँ से उनका कोई लगाव नहीं है, और हम लोग यहाँ के हैं, हमारा भी उनसे कोई लगाव नहीं है। ये आज तक बिल्कुल सिद्ध है, और ये बात श्रवण बवण के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने अच्छी तरह से बताई है। तो संविधान मान्यताओं का बंडल है, और मान्यताएं लागू हो तब उसका फायदा है। खाली वो मान्यताओं का बंडल रहे तो खुश तो हो सकते हैं हम लोग कि संविधान में समानता है, पर अगर जमीन पर समानता नहीं आती है तो उसी का कोई फायदा भी नहीं। तो थोड़े समय के लिए कुछ छोटा मोटा सा लागू हुआ, पर अंदर खाने वो लागू नहीं हुआ। जो सामंतवादी लोगों का जो सल्तनत उस समय मिलाई गई थी, वो असमानता पर आधारित सल्तनत थी। वही राजा लोग चुन के आए, वही राजा लोग आज तक चुन के आते हैं, वही सरकारें चलाते हैं। इसलिए असमानता का जो लेवल है, वो धीरे धीरे उन्होंने संविधान के अंदर भी लिखित रूप में भी बढ़ाना शुरू कर दिया। खत्म करें इसको, ये समानता पे आधारित है, बीज ही खत्म करते हैं इसको। क्यों? बीज है, कभी भी पेड़ बन सकता है। क्योंकि लोग अगर इकट्ठे हो गए तो कहते हैं कि संविधान में मान्यता है, चलेगी। तो हमेशा समानता वाली किताब को खत्म करते ही है, और समानता वाले लोग इकट्ठे होकर फिर दोबारा से उसको स्थापित करते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये बुद्ध के जमाने से पहले से हो रहा है। बुद्ध ने भी यही काम किया, संतों ने भी यही काम किया। संतों के जितने भी संविधान है वो मौखिक है। बुद्ध के जो संविधान थे वो मौखिक थे, पर बाद में वो लिखित में आ गए। और जो यहाँ जितने महापुरुष हैं वो संविधान की बात करते हैं, उनका संविधान मौखिक होता है। हर संत वही संविधान बताता है समानता पे आधारित, और हर असंत असंविधान बताता है असमानता पे आधारित। ये टकराव है, ये चलेगा। इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, पर इसे समझने की जरूरत है कि हमें दिक्कत कहां से हो रही है। हमें दिक्कत यहां से हो रही है कि संविधान हमेशा सब लोग ही बनाएंगे। ये ध्यान रखें, संविधान हमेशा सब लोग ही बनाएंगे, और विषम विधान यानी वम विधान यानी उल्टा विधान हमेशा वम लोग बनाएंगे। इसको क्लियर समझ लें आप। अगर इसको समझ लेते हैं फिर जीत जाएंगे। क्योंकि सम जो शब्द आता है संविधान में, उसको सब लोग ही बनाते हैं, और सब लोगों को समण कहते हैं। और जो विषम विधान है उसको, वम विधान को वमन लोग ही बनाते हैं, और वो उसको हमेशा बनाते रहेंगे। ये काम चलता रहेगा। इसलिए दुनिया में जितने भी संविधान है उसको सब लोग बनाते हैं, और जो उसमें अमेंडमेंट करके उसको खत्म करते हैं वो वम लोग करते हैं, विषम लोग करते हैं, जो सम के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। तो संविधान शुरू से लेकर आखिर तक समणों ने बनाया है, समण लोगों ने, और समण लोग ही आगे बनाएंगे। तो रक्षा करने का काम किसका है? समणों का। तो वमन अगर उसको खराब करते हैं तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, ये उसका काम है। जैसे सांप को आप कितने दूध पिलाओ या पालो या रखो, पर उसका जो स्वभाव जो होता है वो डसने का होता है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। आप अगर सांप को गोद में रख के खेलोगे
वो आपको कोई चुम्बन नहीं देगा प्यार भरा, वो आपको जब भी चुम्बन देगा जहर भरा ही देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका गुण है। वैसे ही सब लोगों का गुण है संविधान बनाना, और वम लोगों का गुण है वम विधान यानी विषम विधान, और वो कभी भी उसको विषम विधान या असंविधान या उसको वम विधान नहीं कहते, क्योंकि पकड़े जाएंगे, इसलिए वो नाम कहते हैं, कोई और नाम लेते हैं उसका, पर संविधान भी नहीं कहते वो उसको। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ सवर्ण संघ पे काम करते हैं। हमारे बहुत सारे नए साथी आए हुए हैं जो बार बार पूछते हैं कि भाई सवर्ण शब्द क्या है। भारत में दो तरह की संस्कृति, कल्चर है। इसको एक एक बच्चा बच्चा जानता है, और कोई अगर नहीं भी जानता है तो अपने आस पड़ोस में देख ले, कुछ लोग उसको ऐसे मिलेंगे जो उसके क्रियाकलाप से उल्टे हैं, जो उसको घर में नहीं घुसने देंगे, जो उसको जो उसका स्थल होगा, धर्म स्थल है, उसमें नहीं घुसने देंगे, जो उसका छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे, जो उसके यहाँ आएंगे जाएंगे नहीं, जो उसके यहाँ शादी ब्याह नहीं करेंगे, जिनके रंग अलग होंगे, जिनकी नाक नक्श अलग होगी, जिनकी भाषा अलग होगी, जिनके तौर तरीके अलग होंगे, जिनके कद काठी अलग होंगे, जिनका बिल्कुल, और जिनके बहुत पुराने, अगर आप पीछे चले जाओगे सैकड़ों साल पहले, तो कभी उनके संबंध आम लोगों से संपर्क स्थापित नहीं हुए, उनके घर मकान भी अलग तरह के होते, अलग होते। ये जो लोग हैं अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग संस्कृति के लोग हैं। डॉक्टर अंबेडकर जब इसको अध्ययन करते हैं तो बताते हैं कि भारत में दो संस्कृतियों के लोग रहते हैं, एक वमन संस्कृति के और एक समण संस्कृति। उन्होंने वमन समण शब्द यूज नहीं किया क्योंकि पाली आप समझ नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने हिंदी और संस्कृत इस्तेमाल की, ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति इस्तेमाल की। यानी तो ब्राह्मण जो संस्कृति के लोग हैं उनको हम बड़े आराम से सब ब्राह्मण बोलते हैं, खूब उनका जिक्र करते हैं, पर ब्राह्मण हो या हम खुद हो, अपने श्रमण लोगों की संस्कृति में कभी अपने लोगों को श्रमण कहकर नहीं बोलते, हम उनके काम के नाम से बोलते हैं। कोई अगर तेल निकालता है तो तेली बोलते हैं, कोई अगर पेड़ लगाता है तो उसको किसान बोलते हैं, कोई अगर छतरी के नीचे रहता है तो उसे छतरी बोल देते हैं, कोई अगर लेखक है तो उसको लेखपाल बोल देते हैं, लेखक बोल देते हैं, कोई अगर बुनकर है तो बुनकर बोल देते हैं। हम उनके काम के नाम से बोलते हैं। हम यहाँ गलती करते हैं कि हमको काम के नाम से नहीं बोलना चाहिए, काम के नाम, काम बदलते रहते हैं, तो हमको अपने लोगों को श्रमण ही कहना चाहिए, क्योंकि वो श्रमण संस्कृति के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण संस्कृति के लोगों को ब्राह्मण कहते हैं। और इसको हमें पाली में बोलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पाली के अंदर, पुरानी भाषा के अंदर ना तो श्रेय है, ना क्षय है, ना आधा नय है, और ना ही किसी भी हालत में कोई ब्राह्मण शब्द है, और ना ही श्रम वाला श्रवण शब्द है। तो पाली के अंदर इसको श्रवण बोलते हैं, और जो वम लोग हैं उनको वमण बोलते हैं, विपरीत लोग। तो उससे क्लियर हो जाता है। तो ये जो संघ है ये श्रवण लोग का है, इसमें वमन लोगों का कोई काम नहीं है। तो श्रवण लोगों का ही संविधान होता है, वमन लोगों का संविधान है ही नहीं, उनका कोई संविधान नहीं है। वो सिर्फ श्रवण लोगों के जो संविधान होता है उसकी करते हैं, उसकी उलट बात करते हैं, वही उनका विसंविधान हो जाता है। आप शुरू से लेके आखिर तक चीजों को समझ लीजिए। जिसको आप बोलते हैं कि कोई मनुस्मृति नाम की किताब है, वैसे तो बताते हैं कि वो काल्पनिक है, कि कुछ लिखी होगी कुल लोगों ने, क्योंकि आगे पीछे मिलता नहीं। तो मनु जो स्मृति है वो जो संविधान है उसके जस्ट विपरीत है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो संविधानों के अगेंस्ट में होती है, पर उनके नाम असंविधान या विसंविधान या वमविधान नहीं होते। क्योंकि जो चोर है अगर वो चोरी भी करता है तो कभी लिखेगा नहीं कि ये पुस्तक चोरी की है, वो ये लिखेगा कि मैंने इसका प्रेरणा कहीं से ली, और प्रेरणादायक का कहीं नाम पता लिख देगा। क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी कितना ही बुरा हो पर अपने आप को चोर कहलवाना या बेकार कहलवाना या खराब कहलवाना या व्यभिचारी कहलवाना पसंद नहीं करता। बेशक डकैत डकैत डालते हैं पर वो आपस में डकैत डकैत नहीं कहते, उनको बुरा लगता है, क्योंकि वो भी अच्छी चीज चाहते हैं। इसलिए संविधान सबको चाहिए, पर संविधान को मानने वाले कुछ लोग हैं और संविधान को खत्म करने वाले, ना मानने वाले कुछ लोग हैं। और रहेगा संविधान ही, यानी संविधान रहेगा पर उसकी मान्यता कितनी है, इससे पता चलता है कि संविधान कितने परसेंट यहाँ जीवित है और कितने परसेंट वम विधान यहाँ पर लागू हो चुका है। तो अगर संविधान 100% लागू हो और 100% इसकी मान्यता बरकरार रहे, तो संविधान की एक शर्त होती है
संविधान कहता है कि अगर आपने मेरे से कोई अधिकार लेना है, मेरे से कोई बात हामी करवानी है, तो आपको 51% फिजिकल लोग चाहिए, वर्चुअल नहीं चाहिए। 51% फिजिकल लोग चाहिए। प्रतिनिधि नहीं चाहिए, लोकसभा में मेंबर नहीं चाहिए, राज्यसभा में मेंबर नहीं चाहिए। संविधान कहता है वी द पीपल। संविधान ये कभी नहीं कहता वी द एमएलए या वी द एमपी, ऐसा नहीं कहता कभी। संविधान कहता है हम भारत के लोग। तो संविधान की कंडीशन है, बड़ी अच्छी कंडीशन है, बहुत बढ़िया, इतनी आसान कंडीशन है कि आपको 100 में 51 इकट्ठे होना है बस। और आप 100 में अगर 51 इकट्ठे होते हैं तो संविधान को खबर मिल जाती है अपने आप। उसके बहुत सारे कान हैं, उसके बहुत सारे आंख हैं कि यहाँ 51% लोग हैं और उनको ये चाहिए, तो उस जो प्रतिनिधि आपने भेजा है वो आपके घर ही आ जाएगा पूछने के लिए कि बताओ क्या करना संविधान में, और आपका संविधान जैसे चाहोगे वैसे करा लूंगी। अब समस्या ये आती है कि 51% लोग इकट्ठे कैसे हो। यहाँ तो 29 लाख संगठन है, 29 लाख संगठनों में हजारों राजनीतिक संगठन है श्रमणों के, हजारों उसमें सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, हजारों लड़कों के दलबल है, हजारों उसमें जो धर्म है, जो धर्म है, जो मत है, मतांतर है, बाबा है, साधु है, उनके संगठन है, हजारों यहाँ जितने भी ये जो संगठन चलते हैं प्रोफेशनल लोगों के वो है यहाँ। तो यहाँ जितने भी संगठन हैं उनकी संख्या 29 लाख है, और 29 के 29 लाख एक साथ बैठने को या एक तरह के काम को एक साथ करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति को लगता है वो क्रांति करेगा, पर कैसे करेगा। संविधान तो कहता है कि 51% लोग चाहिए, और ये टूटे हुए जो लोग हैं ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये और मजाक हो रहा है। यानी हर संगठन वाला कह रहा है कि हम लोगों को इकट्ठा करेंगे पर खुद नहीं इकट्ठा होता। ये हमारी समस्या है। अभी 4 महीने पहले तक ना सारे के सारे चिल्लाते थे 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है, आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, इकट्ठे नहीं हुए। बहुत सारे लोग हमारे जंतर मंतर पे खूब धरना प्रदर्शन देते थे, और जैसे 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 इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई वो सब अपने धरने प्रदर्शन भूल गए, क्या बोलते थे सब भूल गए। अपना संविधान खतरे में, ना कुछ खतरे में, अब तो सिर्फ एक टिकट खतरे में है। उनको कहीं ना कहीं से एक टिकट मिल जाए, और टिकट के लिए उन्होंने खूब हाथ जोड़े। जिनके मौके लग गए मिल गए, जिनके मौके नहीं लग गए नहीं मिले, पर टिकट के चक्कर में लगे। अब टिकट ही हो जाएगा जो भी कुछ है वो फिर आ जाएंगे। अब 2025 खतरे में, अब 2026 है, अब 2027 है, चलता रहेगा। पर हमारी समस्या का समाधान उनसे नहीं होता, हमारी समस्या का समाधान हमसे ही है। जैसे 2 अप्रैल 18 को ना तो कोई संगठन आया सामाजिक, ना कोई राजनीतिक संगठन आया, जो ब्यूरोक्रेट हमारे लोग थे उन्होंने भी उसको पास कर दिया, और हमारा ही एक संवैधानिक अधिकार जिसकी मान्यता बहुत पहले हमें मिली थी वो मान्यता रद्द कर दी, और हमको कह दिया कि आज के बाद ये आपका अधिकार खत्म, एट्रोसिटीज एक्ट खत्म हो गया। तो हम क्या करते, देखते रहे। पर हमें वो पुरानी समझ याद आ गई जब हमको संघ में साथ साथ रह देने में, और जो संघ शरण गच्छामि है उसमें कहने का जो आदेश हमें मिला था कि संघ की शरण में जाना है, तो हम बिना किसी के निर्देश से, बिना किसी के नेता के, हम सारे लोग भारत के अलग अलग जो जहां था वो वहां सड़क पे निकल खड़ा हो गया। संविधान को पता चल गया कि इनकी संख्या 51% से ज्यादा हो गई है, और इनका जो आदेश है वो रद्द नहीं किया जा सकता, और वो आदेश हमको वापस मिल गया। अड़चन हुई है उसमें, पर हमने किसी को अर्जी पर्ची नहीं दी, ना हम किसी नेता के पास गए, बल्कि नेताओं ने तो वो खत्म ही किया था, वो वापस आ गया। ठीक वैसे ही किसानों का हुआ। किसान भी जब इकट्ठे हुए, जब तो 32 संगठनों में थे कुछ नहीं हुआ, जब 32 संगठन इकट्ठे हुए उनके अधिकार भी संविधान ने वापस कर दी। इसका मतलब कि अगर आप 4 घंटे के लिए इकट्ठे होते हैं तो आपका आधा अधिकार बच के आ जाता है, पर अगर आप परमानेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपको कोई अधिकार जाएगा नहीं, बल्कि जो अधिकार जा चुके हैं वो मान्यता भी हो जाएगी। एक सिग्नेचर से मान्यता मिल जाती है और एक सिग्नेचर से मान्यता चली जाती है, और वो सिग्नेचर कराने के लिए आपको परमानेंट ये है समर्थन। समर्थन ये कहता है कि लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो उनको राजनीति में जाने की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक उनके घर खुद आएगा। अगर लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कोई धार्मिक मान्यता की, किसी धार्मिक मान्यता के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, सारी धार्मिक मान्यताएं उनकी हो जाएगी। जो धार्मिक मान्यता चाहते हो वो अपना लो, अपनाओ अपनाओ मत अपनाओ, संविधान में आजादी है। तो धार्मिक मान्यता से बात नहीं बनती कोई। ये जो सारे अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें किसी सामाजिक संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितने सामाजिक संगठन खुले हुए हैं।
क्योंकि जिस भी सामाजिक संगठन को आप ये कहोगे भाई अपना ये बंद कर लो, अब एक ही संगठन चलेगा, तो वो सारे उसी दिन इकट्ठे हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप लोगों को संविधान लागू कब कराना है या खाली संविधान पे चर्चा करनी है। अगर आपको संविधान लागू कराना है, उसकी मान्यता को बरकरार रखना है, उसको चलाना है आगे और उसको और मजबूत और अच्छा करना है, तो आपको परमानेंट इकट्ठा होना पड़ेगा, बिना किसी संगठन के, बिना किसी धक्के, बिना किसी नेता के, बिना किसी लीडर के, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, 2 अप्रैल 18 की तरह। और इसको इकट्ठा करने का जो पुराना माध्यम है वो संघ है, क्योंकि संघ राजनीति में नहीं जाते, तो ये संघ पुराने नियमों पर चलता है, इसलिए संघ राजनीति नहीं जाएगा। पर जो उसको जाना होता है, संघ व्यापार में नहीं जाते, इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति व्यापार में आपको कभी धकेलेगा नहीं। संघ में मंचमाला पद पोस्ट नहीं होती, इसलिए यहाँ किसी को कुछ ऐसा कोई खतरा भी नहीं है। संघ का रजिस्ट्रेशन में आगे संघ रजिस्ट्रेशन होगा तो कोई मालिक हो जाएगा तो उसे बेच के खा जाएगा। तो संघ के अंदर केवल समण ही आ सकते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल बेहतर हुआ है कि यहाँ कभी भ्रमण नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमको किसी का मत चाहिए, वोट चाहिए जो हमें भ्रमण के पैरों में जाना पड़ेगा, तो यहाँ भ्रमण आ नहीं सकता। तो संघ के अंदर कभी भी किसी भी हालत में कोई जो संघ हाथ करके जाता है उसकी वापसी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि संघ को धोखा देकर चला जाए फिर दोबारा संघ में आ जाए, वो भी यहाँ नहीं हो सकता। तो संघ के यहाँ पर छोटे छोटे जो नियम है, और उनमें सबसे शक्तिशाली नियम है कि संघ चंदा नहीं लेता। तो संघ चलता कैसे, ऐसा कई बार पूछते हैं, तो संघ ही चला लेते हैं, संघी लोग अपना अपना खर्चा उठाते हैं और सामूहिक खर्चा भी वो मिलकर आपस में कर लेते हैं, पर बाहर के किसी व्यक्ति से नहीं कहते। कोई आपको पर्ची नहीं मिलेगी, कोई चंदा नहीं मिलेगा, कोई कहीं कोई डिमांड करता हुआ नहीं मिलेगा, पर संघ का काम चलता रहता है। तो संघ को आना चाहिए, संघ को देखना चाहिए। और ये संघ पुरातन संघ है, दुनिया का सबसे पहला पुरातन संघ है, और ये संघ सभी लोगों में है, सारी धार्मिक मान्यताओं को, सारे बाबा को, सारे संतों की, सबकी मान्यताओं को मानता है, पर खुद किसी मान्यता को प्रमोट नहीं करता। यानी कि अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो संत जो बुद्ध है वो भी हमारे संत हैं। अगर आप नामदेव वाले हैं तो संत नामदेव भी हमारे हैं। अगर आप दुर्बलनाथ वाले हैं तो दुर्बलनाथ भी हमारे हैं। अगर आप हरचंद ठाकुर वाले हैं तो हरचंद ठाकुर भी हमारे गुरु हैं। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर वाले हैं तो वो भी हमारे संत हैं। आप अगर काशीराम वाले हैं तो वो भी हमारे संत हैं। तो जितने भी संत हैं, जितने महापुरुष हैं, वो सारे के सारे सवर्णों के महापुरुष और संत हैं। पर हम किसी एक संत को या एक मान्यता को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि सारी मान्यताएं हमारी है। अगर हम एक मान्यता को प्रमोट करेंगे तो बाकी सारी मान्यताएं डिमोट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो फिर हम संघ ही नहीं रह जाएंगे, फिर तो पार्टी बन जाएंगे, और संघ कभी पार्टी नहीं बनते। इसलिए संघ 100% सहमति और 100% लोगों से डिस्कस करके अपने नियमों पे चलते हैं। यही कारण है कि बेशक हमको संघ की समझ देर से आई, पर जब आई तो इतनी अच्छी आई कि आज हमारा जो संघ का काम है वो खुद पे खुद चलता है, और सारे के सारे जितने भी संघी हैं वो बहुत बड़े तरीके से इस काम को करते हैं। तो यहाँ संविधान की बहस चल रही है, मैंने जो बात रखी है आप उस पर बहस कर सकते हैं और अपना तर्क वितर्क कर सकते हैं। कुछ आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी तो अच्छा होगा। मेरी किसी बात में अगर किसी को परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।